हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। आज स्टूडेंट चैप्टर मनी का ये आखिरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनी सप्लाई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मोस्टली इस टॉपिक से एग्जाम में आप देखोगे एक दो क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट मनी सप्लाई है क्या। तो स्टूडेंट मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट and money supply is a stock of money held by the people in a country at a particular point of time। समझ में आया कुछ? मनी सप्लाई क्या चल एक स्टॉक कंसेप्ट है। आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में स्टॉक एंड फ्लो के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि स्टॉक इज अ कंसेप्ट विच कैन बी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक वो कंसेप्ट है जिसको एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जा सकता है। फ्लो इज अ कंसेप्ट विच कैन बी मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें फ्लो से कोई लेना देना नहीं, हमें किससे मतलब है? स्टॉक से। तो मनी क्या है कि स्टॉक है, स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि मनी को या मनी कह रहा हूँ, मनी सप्लाई को, मनी सप्लाई इज स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि मनी सप्लाई को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जा सकता है। अब मनी सप्लाई है क्या? मनी सप्लाई इज अ मनी हेल्ड बाय द पीपल इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक इकॉनमी में रहने वाले जो भी इंडिविजुअल हैं, जो पब्लिक है, उनके पास जो भी पैसा है उसी को चिल्ड्रन मनी सप्लाई कहा जाता है, क्योंकि हम उस मनी को या उस पैसे को एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने लिखा हुआ क्या। सबसे पहले हम आपको मनी सप्लाई की मीनिंग बताते हैं। मनी सप्लाई, ये देखिए इस पॉइंट का देखिए ध्यान से। तो मनी सप्लाई जो स्टॉक कंसेप्ट, सबसे पहले हमने ये लिखा है कि स्टॉक कंसेप्ट है। अब है क्या? इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी। ये मनी का स्टॉक है हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री। समझ में आया? मनी सप्लाई क्या है? ये टोटल स्टॉक ऑफ मनी है हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक कंट्री के जो भी पीपल हैं उनके पास मनी का जो स्टॉक है उसी को चिल्ड्रन हम मनी सप्लाई कहते हैं। समझ में आ गया? आई होप कि ये बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इसमें है क्या, एक इसके नीचे पॉइंट लिखा इट डज नॉट इंक्लूड। देखिए जब हमने कहा कि स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल, तो पीपल में केवल हम पीपल को इंक्लूड करेंगे, बट इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास जो पैसा चले वो मनी सप्लाई में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो है बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, यानी हमारी कंट्री में जितने भी बैंक हैं तो बैंकों के पास जो कुछ भी पैसा है उस पैसे को भी हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। मनी सप्लाई में केवल हम उस पैसे को इंक्लूड करेंगे जो पीपल के पास है। अगर पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट के पास है या पब्लिक का पैसा बैंक के पास है उसको तो हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर केवल गवर्नमेंट का जो पैसा है और जो बैंक का पैसा है, अगर इन दोनों का अपना पर्सनल पैसा है, उस पैसे को हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। तो मनी सप्लाई में किस पैसे को इंक्लूड करते हैं चिल्ड्रन? केवल उस पैसे को जो पीपल के पास है। करेक्ट है। अब नीचे कुछ और पॉइंट इससे रिलेटेड उसकी बात कर लेते हैं। देखो लिखा गया सिंस गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम आर द सप्लायर ऑफ द मनी। तो गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम क्या है? ये मनी सप्लायर है, ये लोग मनी को सप्लाई करने का काम करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का तो आपको पता ही है कि जो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलकर करेंसी को प्रिंट करते हैं, जिसमें 1 रुपये से ज़्यादा की जितनी भी करेंसी है उसको आरबीआई प्रिंट करती है और सप्लाई करती है, और जितने भी कॉइन्स हैं और 1 रुपये के जो नोट हैं वो फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस या गवर्नमेंट इसको प्रिंट करती है और सप्लाई करती है। तो गवर्नमेंट और बैंकिंग के पास जो पैसा है, क्योंकि वो मनी सप्लाई है, इसलिए इस पैसे को मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। आगे एक पॉइंट लिखा है चिल्ड्रन, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय दोज हु डिमांड मनी। है ना? तो मनी सप्लाई में हम किसको इंक्लूड करते हैं? वो लोग जो मनी की डिमांड करते हैं। हम उन लोगों के पैसे को इंक्लूड नहीं करते जो मनी की सप्लाई करते हैं। ठीक है, who demand money not by those who supply money। जो मनी सप्लाई है उनके पास जो पैसा है उसको मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं, केवल उस पैसे को हम इंक्लूड करते हैं मनी सप्लाई में जो लोग पैसे की डिमांड करते हैं। करेक्ट है? आई होप कि मनी सप्लाई आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब चलिए जो मनी सप्लाई है हम उसको मेजर कैसे करते हैं? हाउ डू वी मेजर द मनी सप्लाई? देखिए ये वाले पॉइंट को देखते हैं कि मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को हम मेजर कैसे करेंगे? मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए हमारे पास 4 अल्टरनेटिव्स हैं, जिसमें M1, M2, M3 एंड M4 है। ठीक है,
जो M2 है, M3 है एंड M4 है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इनकी बात नहीं करेंगे। हम केवल बात करेंगे M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई जो हमारे सिलेबस में है। लेकिन हाँ, ये आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए 4 हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, M1, M2, M3 एंड M4। CBSE ने 2017-18 से, सॉरी 18-19 से या 19-20 से M2, M3, M4 को सिलेबस से कट कर दिया गया हमारे सिलेबस में, नहीं है तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं, चलिए M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई को हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई में हम किसको किसको इंक्लूड करते हैं? देखिए, M1 इक्वल टू CC, DD एंड OD। ये जो CC है इसका मतलब करेंसी एंड पॉइंट्स, यानी पब्लिक के पास जो भी करेंसी एंड पॉइंट्स है उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। डिमांड डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विथ RBI। ये 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, 3 कंपोनेंट है किसके? M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई के। CC मतलब करेंसी एंड पॉइंट्स, DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक एंड OD का मतलब हो गया अदर डिपॉजिट विथ RBI। एक एक करके इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले चलिए इसका जो कंपोनेंट है CC के बारे में हमने लिखा है, ये देखिए करेंसी एंड पॉइंट्स, करेंसी एंड पॉइंट्स हेल्ड बाय जनरल पब्लिक, यानी पब्लिक के पास जितना भी करेंसी कॉइन यानी कि हमारे पास या आपके पास। फिर है डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद कॉमर्शियल बैंक, यानी पब्लिक का जो पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट है जिसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। और डिमांड डिपॉजिट का मतलब चलिए वो पैसा जिसको पब्लिक जब चाहे डिमांड करके बैंक से अपने पैसे को विड्रॉ कर सकती है। डिमांड डिपॉजिट पर पब्लिक चेक इशू भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा पैसा SBI में डिपॉजिट है तो उस पैसे को मैं जब चाहूँ तब SBI से डिमांड करके विड्रॉ कर सकता हूँ, और मैं जब चाहूँ तब किसी को भी चेक इशू कर सकता हूँ, और उस चेक पर जो अमाउंट लिखा होगा SBI उस अमाउंट को पे करेगी। हाँ, जितना अमाउंट मैंने चेक में फिल किया है उतना अमाउंट हमारे अकाउंट में होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया करेंसी एंड कॉइन हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक, यानी जनरल पब्लिक के पास जितना भी करेंसी एंड कॉइन है उसको हम इंक्लूड करेंगे। दूसरा जो है पब्लिक का जो भी डिमांड डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के पास वो भी हम इंक्लूड करेंगे, उसी को कहते हैं DD डिमांड डिपॉजिट। और OD जो है चिल्ड्रन इसे कहते हैं अदर डिपॉजिट विद RBI। यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो विद RBI, ठीक है ना, अदर डिपॉजिट विद RBI। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अदर डिपॉजिट विद RBI। तो अदर डिपॉजिट विद RBI, ये देखिए यहाँ पर इसको हमने और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इसमें क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं। डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड विद RBI। अगर नाबार्ड का पैसा चिल्ड्रन RBI के पास डिपॉजिट है तो उस पैसे को हम अदर डिपॉजिट मानते हैं, अदर डिपॉजिट में आएगा, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है जो नाबार्ड के पास है, बट अभी जो है डिपॉजिट है RBI के पास, तो ये पैसा भी अदर डिपॉजिट में आएगा। उसके बाद क्या है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट। अगर फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा RBI के पास है या फॉरेन सेंट्रल बैंक का पैसा RBI के पास है, वो पैसा भी अदर डिपॉजिट में आएगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद RBI। अगर RBI के पास वर्ल्ड बैंक, IMF, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इनका पैसा RBI के पास डिपॉजिट है उस पैसे को भी हम अदर डिपॉजिट में इंक्लूड करते हैं। तो ये सारे चिल्ड्रन कंपोनेंट हो गए अदर डिपॉजिट के। करेंसी पॉइंट जो है हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद RBI विद कॉमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। तो अदर डिपॉजिट में हम 3 पॉइंट इंक्लूड करते हैं। अगर नाबार्ड का पैसा RBI के पास है, या फॉरेन सेंट्रल बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा RBI के पास है, या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर उनका पैसा RBI के पास है, उसको भी हम अदर डिपॉजिट विद RBI में इंक्लूड करेंगे। अदर डिपॉजिट से रिलेटेड एक और पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, अदर डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हमारी गवर्नमेंट का पैसा RBI के पास है उसको हम इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे। एंड डिपॉजिट ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद RBI। अगर बैंकों का चलन अपना पैसा RBI के पास डिपॉजिट है या गवर्नमेंट का पैसा RBI के पास डिपॉजिट है, इन दोनों पैसे को हम अदर डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डिमांड डिपॉजिट है, इन डिमांड डिपॉजिट, ये जो DD जहाँ पर हमने लिखा है, चलिए ये डिमांड डिपॉजिट है। इन डिमांड डिपॉजिट ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में केवल नेट डिमांड डिपॉजिट को चिल्ड्रन हम इंक्लूड करते हैं, बिकॉज नेट डिमांड डिपॉजिट डू नॉट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स। अगर एक बैंक का पैसा चिल्ड्रन दूसरे बैंक के पास जमा है, यानी बैंकों का अपना पर्सनल पैसा
अगर एक बैंक का अपना पर्सनल पैसा किसी दूसरे बैंक में जमा है या दूसरे बैंक का पर्सनल पैसा किसी तीसरे बैंक में डिपॉजिट है, उस पैसे को चिल्ड्रन हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। मैंने पहले बता दिया है कि बैंक और गवर्नमेंट जो है वो मनी सप्लायर है, और मनी सप्लायर का जो पैसा है वो मनी सप्लायर इंक्लूड नहीं करते। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स। जो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट है उसमें इंटर बैंकिंग क्लेम को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर नेट डिमांड डिपॉजिट की बात हो रही है, यानी कि केवल पब्लिक का पैसा जो बैंकों के पास डिपॉजिट है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पॉइंट चिल्ड्रन और आ जाते हैं। एक है बैंक मनी। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक मनी? बैंक मनी क्या होता है? तो बैंक मनी चिल्ड्रन वो पैसा होता है जो डिमांड डिपॉजिट है। ठीक है, पब्लिक का पैसा जो भी कॉमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट है उसी को चिल्ड्रन हम डिमांड डिपॉजिट या बैंक मनी कहते हैं। और इस मनी पर पर्सन जो है चेक भी डिपॉजिट चेक इशू कर सकता है। चेक केबल डिपॉजिट यानी इस पर चेक आप इशू कर सकते हैं। देखिए लिखा है बैंक मनी इट रिफर्स टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद कॉमर्शियल बैंक, यानी पब्लिक का जो डिमांड डिपॉजिट है कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट है हम उसको बैंक मनी कहते हैं। और इस डिपॉजिट पर जो पब्लिक है चेक इशू कर सकती है। उसका दूसरा पॉइंट है चिल्ड्रन हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी किसे कहते हैं? तो इसमें सबसे पहले चिल्ड्रन आते हैं करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक के पास जो पैसा है वो हाई पावर्ड मनी है। उसके बाद बैंक का जो अपना पर्सनल पैसा है कॉमर्शियल बैंक, लिखा है वॉल्ट कैश ऑफ कॉमर्शियल बैंक, यानी बैंकों का भी अपना पैसा होता है जो उन्होंने पर्सनली बैंक में लगाया हुआ था बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या उससे जो भी अपना उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है उसे कहते हैं वॉल्ट कैश। यानी बैंक का जो अपना वॉल्ट कैश है या बैंक का जो अपना पैसा है उसे भी हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं। उसके बाद कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विद आरबीआई। बैंकों के पास जो जितना भी टोटल डिपॉजिट आता है उसका कुछ पार्ट उसे आरबीआई के पास रिजर्व रखना होता है। कि फॉर एग्जांपल कि एसबीआई है और एसबीआई के पास टोटल डिपॉजिट अगर 1000 रुपीज़ आए हुए हैं तो इस 1000 रुपीज़ में से 200 रुपीज़ आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक एज ए रिजर्व रखेगा। फिर जो 200 रुपीज़ का जो रिजर्व रखा हुआ है इसी को कहते हैं चिल्ड्रन मॉनिटरी बेस, या इसे बेस मनी या इसे रिजर्व मनी भी कहा जाता है। तो इस पैसे को भी जो कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास एज ए रिजर्व डिपॉजिट करके रखा हुआ है उसको भी हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं। हाई पावर्ड मनी में 3 पॉइंट हो गए हमारे पास। पहला पॉइंट हो गया करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, दूसरा हो गया बैंक का अपना पर्सनल पैसा जिसे वॉल्ट कैश कहते हैं, और कॉमर्शियल बैंक का जो रिजर्व है जो आरबीआई के पास डिपॉजिट है उसको भी हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट चलिए लास्ट है सप्लायर्स ऑफ मनी, यानी मनी को सप्लायर कौन कौन करता है, वो सप्लाइज मनी। तो इसमें चिल्ड्रन सबसे पहले आता है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। और इंडिया का चिल्ड्रन सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है उसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है कि वो करेंसी को प्रिंट करता है और सप्लाई करता है। लेकिन 1 रुपये की जो कॉइन है, 1 रुपये की करेंसी, 1 रुपये का जो करेंसी नोट है और जितने भी कॉइन्स हैं उनको प्रिंट और मिंट और सप्लाई करने का जो काम है वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका ये काम है। लेकिन 1 रुपये से ज़्यादा की जितने भी करेंसी है, जितने भी नोट हैं जिसमें 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20, 50, 200, 500 की जो भी करेंसी नोट हैं उनको जो है प्रिंट और सप्लाई करने का काम जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। और इंडिया का रिजर्व बैंक है इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चिल्ड्रन जो करेंसी प्रिंट करता है, करेंसी प्रिंट करता है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेस पर करता है। यानी कि उसे गोल्ड जो है अपने पास एज ए रिजर्व रखना होता है, उसके बाद वो करेंसी को प्रिंट करता है। तो इंडिया में चिल्ड्रन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने पास लगभग 200 करोड़ का रिजर्व रखना होता है और उसके बेस पर वो करेंसी को प्रिंट करता है। तो जो 200 करोड़ मिनिमम रिजर्व आरबीआई अपने पास डिपॉजिट करके रखता है चिल्ड्रन, उसमें से जो 115 करोड़ है वो तो गोल्ड के फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने पास 115 करोड़ रुपए का गोल्ड के फॉर्म में रिजर्व रखना है। और बाकी जो बचा 85 करोड़ रुपीज़ वो जो है फॉरेन सिक्योरिटी के फॉर्म में होना चाहिए। यानी फॉरेन कंट्री के जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके शेयर, डिवेंचर या शेयर मार्केट जो शेयर वगैरह हैं उनको फिनेंशियल एसेट्स भी हम उसको कह सकते हैं, फिनेंशियल एसेट्स के फॉर्म में आरबीआई के पास होना चाहिए। ठीक है,
दूसरा जो मनी सप्लायर है चिल्ड्रन वो हो गया कॉमर्शियल बैंक और तीसरा हो गया गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस पॉइंट के साथ चिल्ड्रन हम लोगों ने जो चैप्टर 5 है जिसका नाम था मनी को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर के सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए हैं और आप इनको एक बार रिवाइज कर लिए, अपनी बुक को गो थ्रू जरूर करें। उसमें जो भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व करें ताकि आपकी जो डाउट्स हैं वो और क्लियर हो जाए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज banking, and till then take care. God bless you all. Thank you for watching the video.